हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th में मैथमेटिकल टूल्स। ओके, और आज भी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन और यूज इन डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। ओके, तो चलिए जो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है ना। तो एक्चुअल में जो डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, मैथमेटिकल प्रोसेस। जैसे जो आप है ना, हम जो फॉर बेसिक मैथमेटिकल है ना, हमें ऑपरेशन पता है, प्लस माइनस क्रॉस प्रोडक्ट, ये है ना, डिवीजन, ये सारे। तो इस तरह से जो ये हमारे पास क्या है, हमको है ना जनरली इन प्रोसेस के बारे में पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पर जो इस मैथमेटिकल प्रोसेस या डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, है ना, क्या जरूरत थी जो साइंटिस्ट को या मैथमेटिशियंस को डिफरेंशिएशन बनाने की, इस मैथमेटिकल प्रोसेस को डेवलप करने की, है ना। तो पहले जो हम एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन की नीड्स क्यों है ना। एक्चुअल में जो ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते चलेंगे। एक्चुअल में जो मैथमेटिक्स में हम इसको सीधे फॉर्मूले लिखते हैं और सिंप्लीफिकेशन का तरीका सीख लेते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर फिजिक्स में अगर इसे पढ़ रहे हैं तो हम उसकी हर बारीकी पर ध्यान देते चलेंगे कि इसका यूज फिजिक्स में क्यों है, ये क्या बताता है, सारी चीजें, है ना। चलिए, तो हम यहाँ जो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो यहाँ पर कि ठीक है, कि एक व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है ना। मतलब ये एग्जांपल आपको ये फील होने के लिए भी, क्योंकि हाँ डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी और डिफरेंशिएशन निकाला कैसे जाता है, क्योंकि वो तो बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूले लगाना, रूल्स लगाना है, फॉर्मूले लगाना है, हमारे पास आ जाता है। चलिए, लेकिन इसकी नीड्स क्या है उसको हम पहले समझ लो आप, ठीक है ना। तो हमने कहा क्योंकि व्हीकल है ये, ठीक है ना, 5000 सेकेंड तक ट्रेवल कर रहा है। मान लो हमने कोई भी एक है ना टाइम लिमिट दे दी कि व्हीकल है वो स्टार्ट होता है जो उसकी मोशन 5000 तक वो सेकेंड तक क्या करता है, मोशन करता है ना। मतलब हमको टाइम दिया है यहाँ पर 5000 सेकेंड, और इसमें जो कंटिन्यूअसली उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है, डिस्टेंस है ना चेंज होते चलेगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि वो जो टोटल डिस्टेंस चलता है वो है 8000 मीटर। ओके, एक प्रॉब्लम जो हम यहाँ बता रहे हैं अब, ताकि फील हो जाए हमको डिफरेंशिएशन क्यों यूज है, कहाँ पर हमें इस है ना क्यों जरूरत पड़ी इसको डेवलप करने की। चलिए, अब जो मैं यहाँ कहता हूँ कि एक तो व्हीकल चल रहा है, उसकी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है। आए समझ में, डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब डिस्टेंस द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जो मैंने आपको एक और डाटा दे दिया, मैंने कहा कि यहाँ पर जब 101 सेकेंड होता है, ओके, और नेक्स्ट जो यहाँ पर 101 से 105 सेकेंड के बीच में, ठीक, जो हमारा व्हीकल है वो 7 मीटर की डिस्टेंस चलता है। 7 मीटर कोई भी यहाँ बोल दो कि जैसे यहाँ 100 मीटर पे था, है ना, या ठीक है ना 105 मीटर पे था, और यहाँ पर 112 मीटर पे था। डिस्टेंस कितनी चली बीच उसने, 7 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। ये मैंने आपको एक डाटा दे दिया, है ना, एक जानकारी मैंने आपको दे दी, ठीक है, कि जब वो 101 सेकेंड टाइम हो रहा था, है ना, तो 101 से 105 के बीच में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की जो, ओके, है ना। अब मैं बोलता हूं जो कि अगर ये व्हीकल, ठीक है ना, कितने सेकेंड पे 200 सेकेंड से 210 सेकेंड पर आता है, तो इसके बीच वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी और आपसे एक इंफॉर्मेशन पूछी उसके बेस पर, है ना। मतलब हमारे पास ये हमको पता था कि एक व्हीकल ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड से 5000 तक, या और आगे कंटिन्यूस चलते जाता है ना। 5000 से भी ज्यादा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते जा रहा है, ठीक है ना। और हमारे पास एक डाटा है, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि वो
101 मीटर से एक सेकेंड से 105 सेकेंड पे जब आता है ना, तो यहाँ पर इतने से इतने बीच में 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब मैंने आपसे उसी के बेस पर ये पूछ लिया यहाँ कि जब वो 200 से 210 सेकेंड के बीच में आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। या चलो मैं कोई इसको है ना नंबर बदल देता हूँ, तो मैं है ना इसको 210 कर देता हूँ है ना, और इसको 215 कर देता हूँ, या है ना इसको इसमें कर देता हूँ 225, इतना कर दिया हमने। या बीच का रैंडम नंबर भी ले देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। या कोई भी नंबर ले लो, इसको 207 बोल दो, इसको है ना 209 बोल दो, ठीक है ना। इस सेकेंड की भी डिस्टेंस कितनी चलेगा इसकी मेरे को जानकारी दो। तो आप क्या करोगे यार, है ना। अब मैंने आपको एक तरीका ये दिया, ठीक है, मतलब मैंने आपको चेंज दिया है, मैंने आपको है ना कितने चेंज में 101 से 105 टाइम जब चेंज हो रहा था, है ना। ये क्या है हमारे पास, चेंज इन टाइम ये दिया है यहां से यहां तक इसमें। ओके, कितना चेंज हुआ है 5 सेकेंड, है ना 5 सेकेंड हुआ ना। और इसमें मैंने आपको डिस्टेंस में चेंज दिया है, डिस्टेंस मान लो डी एस से दिखा दिया ना। ओके, कितना चेंज दिया है, तो मैं या सेकेंड में डी लिख देते हैं। क्या चेंज दिया है मैंने आपको यहाँ 120 मीटर 12 मीटर टू 105 मीटर, कितना चेंज आया है यहाँ पर 7 मीटर। ओके, अब मैंने आपसे कितने मीटर में पूछा है, कितने सेकेंड में 207 से 209। अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी ना जो कि यार हमको क्या करना है। अब देखना, अगर मैं आपको ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं देता, मैंने आपको चेंज दिया है, कितने पर चेंज दिया है मैंने आपको, ठीक है ना 7 मीटर चेंज 5 सेकेंड में दिया है। ओके, अब अगर आपको ऐसा बोलता तो कि जो व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, ओके, वो 101 से 102 सेकेंड के बीच में, है ना 101 से 102 सेकेंड के बीच में, मतलब कितने सेकेंड में चेंज दे रहा हूं मैं आपको 1 सेकेंड में, है ना। अगर मैं ये वाली इंफॉर्मेशन देता, समझना मुझे थोड़ा सा फील आने के लिए, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम समझना चाह रहे हैं, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, फिजिक्स के टर्म्स में समझेंगे, है ना। अदरवाइज जो मैथमेटिक्स के इसमें अगर समझे तो सीधे फॉर्मूला लिखो, ऐसा ऐसा करते हो खत्म हो जाएगा वो जल्दी, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ा सा फील करते चलना कि मैंने कहा 102 और 101 इस चेंज इन टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चलता है, ठीक है ना। मैंने आपको डिस्टेंस में चेंज डायरेक्ट दे दिया, 1 सेकेंड में कितना चेंज दिया 2 मीटर, 1 सेकेंड में 2 मीटर दिया। ओके, मैंने आपको 2 इंफॉर्मेशन दी, एक फर्स्ट ये दी, सेकेंड इंफॉर्मेशन ये दी। और मैंने आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, पहले मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि वो 207 से 209 सेकेंड के बीच में जब चलेगा तो वहां कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैंने आपसे कितने सेकेंड में पूछा है 209 से 207 जो है ना, कितने टाइम में पूछा मैंने आपसे 209 से 207, मतलब 2 सेकेंड में पूछा। ओके, तो बताओ जो कि ठीक है ना, आप कैसे निकालोगे अगर मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी होती केवल, है ना। कौन सी इंफॉर्मेशन दी होती, सिर्फ ये वाली, और मैंने कितने सेकेंड में पूछा 2 सेकेंड में, आप कैलकुलेशन कर गए, है ना। अब देखो यहाँ मैंने आपको कितने सेकेंड में चेंज दे दिया 1 सेकेंड, मतलब यहाँ डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये हमारे पास जो चेंज है वो 5 सेकेंड में है, मतलब बड़े टाइम पर चेंज दिया है ना। यहाँ ऐसा लिखा है, बड़े टाइम के साथ चेंज दिया, ओके। और ये 1 सेकेंड, दूसरा केस मैंने आपको बोला कि 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, तो ये छोटे टाइम के साथ चेंज दिया है, ओके, छोटे टाइम के साथ चेंज। और अब मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि 2 सेकेंड में 209 से 207 सेकेंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपको ये बात पता है कि वो 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है,
1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, तो आपसे पूछा कितने में गया, 2 सेकेंड में, तो आप क्या बोलोगे कि 2 सेकेंड में कितना चलेगा, फिर 1 सेकेंड में चल रहा है 2 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितना चलेगा, 4 मीटर चलेगा ना, है ना, 2 सेकेंड में 4 मीटर चलेगा। आ गया, मतलब इजीली आपने कौन सी केस में कैलकुलेट किया। अगर मैंने पहले आपसे ये वाला केस दिया था कि 5 मीटर से 5 सेकेंड में 7 मीटर चलता है, तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते, इसमें थोड़ा सा आपको मैथ्स लगाना पड़ जाता। ओके, तो यहां पर इस वाले में भी तो आपने इजीली कर लिया चाहिए, है ना। क्या समझ में आया आपको इस एग्जांपल से देने का मतलब क्या निकला कि हम फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे टाइम, मोशन में बात कर ले तो टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही होगी, है ना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, तो हम बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ जो अगर हमें कोई क्वांटिटी चेंज कैलकुलेट करनी हो, जैसे आपके पास है ना डिस्टेंस, और इसमें चेंज मालूम था आपको, ये भी चेंज था आपके पास, मालूम था ये चेंज 5 सेकेंड में 7 मीटर चेंज, ये भी नॉन था आपको। और दूसरा ये वाला है ना, ये वाला कि 1 सेकेंड में कितना चेंज, 2 मीटर, दोनों तरह की चेंज आपको मालूम थी। ओके, तो इस केस में हमको अगर चेंज पता होना चाहिए, अब मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 207 से 209, आपने कैलकुलेशन कर लिया, है ना। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर कि हम इसको 225 कर देते और इसको 220 है ना 9 कर देते। बताओ इतने टाइम में उसकी डिस्टेंस कितनी चेंज हुई होगी। तो हमने यहाँ पर 1 सेकेंड पे चेंज निकाल के रख लिया है। अब आप कोई भी सेकेंड पे पूछ लो, 1 सेकेंड पे चेंज कितना हो रहा है, डिस्टेंस में 2 मीटर हो रहा है ना। अब अपने से कितने से पूछा, 229 से 225, मतलब कितने सेकेंड के बीच में पूछ रहा है वो, 4 सेकेंड। तो 2 into 4 कितना आ गया हमारे पास, 8 मीटर। आप आंसर दे दोगे, फटाक से आंसर दे दोगे। कौन सी वैल्यू मालूम होनी चाहिए आपको, ये वाली। छोटे टाइम के साथ चेंज मालूम होता है, मतलब 1 छोटे से छोटा पॉसिबल टाइम क्या है हमारे पास, मेजरेबल 1 सेकेंड। तो आपको 1 सेकेंड पे अगर चेंज पता है तो आपको फिर कोई भी टाइम वो दे दे, कितने से बड़ी बड़ी क्वांटिटी दे दे। मैंने बोला 250 से 280 के बीच का चेंज बताओ, कितनी डिस्टेंस चेंज हुई होगी, कितने सेकेंड हुए यहाँ पे, 30 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पता है आपको, 1 सेकेंड पे कितना है, 2 मीटर, है ना। 30 पे कितना हो जाएगा, 2 into 30। ओके, फिर ये आ गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम है मुझे, ये मतलब समझ में आया ना, इतनी बड़ा जो लेक्चर देने का मतलब है मुझे ये सारा फील करवाने के लिए कि हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो यहाँ पर अगर हमें उन क्वांटिटीज में चेंज पता हो, है ना, तो कौन सी वैल्यू के साथ चेंज पता होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ चेंज पता होना चाहिए। जैसे हमको यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही थी किसके साथ, टाइम के साथ, तो हमको चेंज नॉन होना चाहिए, चेंज नॉन होना चाहिए, लेकिन टाइम की कौन सी वैल्यू के साथ, स्मॉल वैल्यू ऑफ टी के साथ, है ना, चेंज मालूम होना चाहिए। तो हमारे लिए जो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। ओके, तो ये जो स्मॉल वैल्यू के साथ जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होती है, जैसे y चेंज हो रहा है x के साथ, तो x की स्मॉल वैल्यू के साथ, ठीक है, स्मॉल वैल्यू के साथ चेंज फाइंड करना, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी फिर हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस मेथड। ओके ना। तो आया समझ में यहाँ पर क्या यूज है इसका, कि अगर हमारे पास फिजिक्स में बच्चों बहुत सारी क्वांटिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो हमारे पास बड़ा चेंज दिया था, जैसे 5000 सेकेंड के साथ डिस्टेंस इतनी बड़ी चेंज हो रही है। दूसरा चेंज ये दिया था 5 सेकेंड में 7 मीटर, तो ये भी चेंज था, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हो रहा था बच्चों। हमको यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी बार बार, ठीक है। तो हमारे लिए यूजफुल कौन सा है, छोटी से छोटी वैल्यू के साथ चेंज हमें नॉन होना चाहिए, तो हम किसी भी वैल्यू के साथ उसका चेंज निकाल सकते हैं। तो इसी तरह जो उस छोटी सी वैल्यू के साथ चेंज निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
डिफरेंशिएशन का। तो आया तो डिफरेंशिएशन का है ना जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों हुई हमको फिजिक्स में, ये सारी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। क्या जब एक क्वांटिटी दूसरे के साथ चेंज होगी तो फिर वहां जो चेंज मालूम करना है वो स्मॉल वैल्यू के साथ चेंज नॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्मॉल वैल्यू के साथ चेंज ही हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, ओके। तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स में हमने एक मेथड डेवलप कर ली जिसे हम कहते हैं बेटो डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल देखो, वो अब तो डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। अगर मान लो जो है ना आप कहीं है ना स्टेशनरी पे जाते हो, आप स्टेशनरी पे गए, आपने जो है ना शॉपकीपर है, आपने उससे आपको सामने एक बंच रखा हुआ दिखा है कॉपीज का बहुत सारा, है ना। मान लो इसमें 750 कॉपीज है इस बंच में। आपने उससे प्राइस पूछा, जिसने आपने शॉपकीपर से पूछा कि कॉपीज कितने की पड़ेगी, तो आपको बोलता है कि ये पूरा 750 कॉपीज ठीक है, कितने में पड़ेगी आपको, है ना 9500 में पड़ेगी। ये आपको वो बोल रहा है, समझने के लिए आंसर वैल्यू। अरे फिर आपको तो लेना कितनी है, वहां पे 3 लेना है ना। लेकिन उसने आपको रेट बता दिया, आपको उसने आपको प्राइस बता दी, लेकिन क्या ये आपके लिए यहाँ यूजफुल हो पा रही है? आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे कैलकुलेशन करने। सुनो, उसने एक तरीके से आपको इंफॉर्मेशन ये वाली दी कि भाई 750 कॉपीज आपको 9500 में पड़ेगी, है ना। तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, लेकिन उसने पूरे के साथ बता दिया हमको, है ना। गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी उसने, लेकिन सभी की सभी कॉपीज के साथ चेंज बता दिया। लेकिन यहाँ हमको यार सभी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अब देखो, है ना, वो आपको ऐसा बोलता, उसके बाद 2 तरीके थे आपको बोलने के, है ना, कि पहला तो ये पूरी कॉपी इतने रुपीज में पड़ेगी। फिर दूसरा जो उसने बोला कि 1 कॉपी आपको 60 रुपीज में पड़ेगी। एक तरीके से उसने ये इंफॉर्मेशन दी, है ना। अब आपको चाहिए थे 3, तो आपने 3 चाहिए थी, जब आपको मालूम है कि एक 60 में पड़ी, फिर 60 ये 180 में हो जाएगा, है ना। तो आपके लिए जो इंफॉर्मेशन दोनों ही है, उसने ये भी दिया ये भी दिया, है ना। लेकिन हमारे लिए इजी कौन सी है? अगर आपको 3 बुक चाहिए, 3 कॉपीज चाहिए, आपने बहुत कैलकुलेशन आसान कर, आपको 7 चाहिए होती, आप 7 into 60 करते। आपको 9 चाहिए होती, 9 into 60 करते। तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए, जो चेंज होना चाहिए, जो चेंज मालूम होना चाहिए, मतलब यहाँ नंबर्स ऑफ कॉपीज के साथ उसकी प्राइस बढ़ रही थी, तो आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज के साथ प्राइस चेंज मालूम होना चाहिए था? 1 कॉपी नंबर के साथ, एक कॉपी के साथ चेंज पता होना चाहिए कि एक कॉपी में 60 रुपीज, 2 आ जाएगी 120, 3 आ जाएगी 180, ऐसा। को बताओ, खुद ही सोचो कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, आसान कौन सी हमारे लिए, जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान करते हैं, जो है ना। मतलब मैथमेटिक्स का जो प्रिंसिपल यही होता है, मैथ्स के नए नए रूल्स, नए नए प्रिंसिपल जो डेवलप किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं? बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए, उसके लिए हम एक नियम बना ले, एक फॉर्मूला बना ले, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर ले। ये हमारा मैथ्स का प्रिंसिपल होता है, मैथ्स इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ओके ना। तो फिर हमारी भी तो ये भी एक प्रॉब्लम ही तो थी, क्या हमारे पास बड़ी वैल्यू पे चेंज मालूम होना है ना, और वो हमारे लिए थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा लेगा। इससे हम कर सकते थे, ये वाली इंफॉर्मेशन से भी हम यूज कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? कितनी कॉपीज पर आप उसने इंफॉर्मेशन दी हमको, ये 750, तो फिर हम इसे 1 पे निकालते हैं, ऐसा निकालते हैं, है ना। फिर 3 पे पूछते हैं, तो जो ये यहां से 1 पे निकालने के बाद जो आंसर आएगा, है ना, उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई, ओके ना। तो हर जगह पे यहाँ पर हमारी टेंडेंसी वही है कि हम जो चेंज चाह रहे होंगे, छोटी से छोटी वैल्यू पे चेंज चाह रहे होंगे। कोई भी क्वांटिटी है, y चेंज हो रही है x के साथ, तो हम x की छोटी से छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज चाहेंगे, किसमें? y में। अगर हमने कहा तो यहाँ पर u चेंज हो रहा है v के साथ, तो हम v की स्मॉल वैल्यू के साथ
चेंज चाहेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ चेंज हम चाहेंगे। ओके, आया समझ में ना कि हम क्या, जो हमारी टेंडेंसी क्या है। ओके, हम क्या चाहते हैं यहाँ पर फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज को अच्छे से इजीली हम मैथमेटिकल हमारी प्रोसेस आसान हो जाए, उसके लिए हमारी जरूरत क्या है कि हमको जो चेंज चाहिए, जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज हो रही है ना, तो वहां पर हमें जो चेंज चाहिए वो स्मॉलेस्ट वैल्यू की रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए। जैसे यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही थी टाइम के साथ, तो हम टाइम की छोटी से छोटी वैल्यू पे चेंज चाहेंगे। कितने पे चाहोगे आप? 1 सेकेंड पे। फिर आपको कितने भी सेकेंड में पूछ ले, आया समझ में? तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके ना, हमने किसकी मेथड डेवलप करनी? डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये है डिफरेंशिएशन का यूज। क्यों यूज होता है आंसर में, दिमाग में ध्यान रखिए जो कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करना हो किसी दूसरी क्वांटिटी का, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब हम उसको समझते हुए यहाँ पर, है ना, इसको निकाला कैसे जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ जो चेंज है कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो जैसे हमने कहा, आप जो क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है ना, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ क्वांटिटीज को एक्स और वाई से डिनोट करके चलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में जो हमने लिखा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? वही जो छोटी से छोटी में वैल्यू में चेंज बताए, और छोटी वैल्यू के साथ जो चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट कहते हैं, है ना। ये चेंज विथ स्मॉल क्वांटिटी, है ना, इन अनदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेट। सुना ना रेट शब्द को? आप शॉप दुकान पे जाते हो, बोलते इसका रेट क्या है ना। देखना, दोनों में डिफरेंस है, रेट और प्राइस। रेट और प्राइस अलग अलग है ना। अगर उसने जैसे आपको बोला कि यहाँ पर कि यहाँ पे, है ना, ये उसने जैसे आपको बुक्स के भी 750 बुक्स बोल दिया था उसने, तो उसने आपको क्या बताया था, ये उसकी 750 कॉपीज की इतनी कीमत बताई, तो ये उसका प्राइस था। अगर वो आपको ऐसा बोलता 1 कॉपीज, है ना, 60, तो ये उसका रेट था, क्योंकि ये स्मॉल चेंज है, ठीक है ना। तो चेंज मतलब जो यहाँ पर एक के साथ दूसरे में जो चेंज हो रहा है, जो स्मॉल चेंज, उसे हम रेट नाम देते हैं, है ना। चलिए, तो अब, है ना, क्या कहा हमने, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये क्या बताता है, इसको हम समझते हैं। पहले तो उसको डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, मतलब समझते आना, यूज समझ में आ गया ना, क्यों यूज कर रहे हैं हम ये पूरी प्रोसेस का। ये सारी प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ मान लिया तो इफ द y is function of x, ठीक है ना, मीन्स y is equal to f of x। अब इसका मतलब ये हो कि if there is a change in x, तो y will be a change, है ना। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मान लेते हैं हम if the y x is changes by del x, मतलब जो हमारा x वाली क्वांटिटी है ना, x और y क्वांटिटीज है जो, ठीक है ना, उसमें del x चेंज होता है, देन, ठीक है ना, चेंज इन y। तो यहाँ पर जो अगर x में चेंज होगा, x में del x का चेंज हुआ, तो कौन भी चेंज होगा, इधर y भी चेंज होगा, y में भी चेंज आएगा, तो ये y में चेंज दिखा दिया हमने, del y, ठीक है। अब यहां से चेंज निकाल रहे हैं हम, ओनली चेंज, ठीक है ना। और फिर del y की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको ट्रांसपोज कर दो कि f x प्लस del x, ठीक है ना। ये y तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y, और माइनस y को हम क्या लिख सकते हैं, fx। अंडरस्टूड? ये ओके, ये हमारे पास चेंज आया, है ना, क्या है ये, चेंज
इन y। ओके, यहाँ पर लिख देना। अब हमें निकालना है चेंज, किसकी रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसमें, डेल y जो है वो x की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ डिस्टेंस चेंज हो रही थी किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम वैसे ही यहाँ पर तो क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर हम निकालेंगे जो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या कर देंगे, डेल y डेल x, ठीक है ना। मतलब वही किया था ना आपने, यहाँ क्या था, मैंने क्या बोला जो 112 मीटर है ना, ये चेंज निकाला आपने, किस में निकाला, डिस्टेंस में चेंज। कैसे निकाला, 112 माइनस 105 है ना, ये आपने चेंज निकाला कितना, 7 मीटर, ठीक है। ये चेंज है, ओनली चेंज। लेकिन ये चेंज किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा था, टाइम की। तो आपने फिर टाइम में चेंज निकाला, कैसे निकाला, 105 माइनस 101 कितना आ गया, ये 4 बोल दो या 5 बोल दो, है ना, या 100 मान लो, इसको 5 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ गया, 5, है ना। पहले भी वही समझना, तो 5 सेकंड लिख दिया था मैंने, 4 होगा। तो 5 सेकंड में यहाँ पर, है ना, कैसे निकाला, यहाँ ये y में चेंज मान लो इसको, ओके। और यहाँ पर, है ना, ये किस में चेंज है, x में चेंज है। तो यही हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है ना काम की जो, ठीक है ना, मतलब ठीक। तो फिर यहाँ डेल y डेल x, तो यहाँ क्या आ जाएगा जो f(x) प्लस डेल x माइनस f(x), मतलब ये किस में चेंज बता रहा है, ऊपर वाला वैल्यू y में चेंज है, चेंज इन y, ओके, अपॉन में डेल x। तो ये बन गई रेट ऑफ चेंज, ओके। अब ये भी जो चेंज है, लेकिन हमारे लिए ये चेंज ज्यादा यूजफुल नहीं है। हमें तो स्मॉल वैल्यू पर चेंज चाहिए ना, है ना, हमें कितने में चेंज चाहिए, स्मॉल वैल्यू पे। तो हम यहाँ टाइम की भी छोटी वैल्यू लेंगे, इसकी भी वैल्यू, डिस्टेंस की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या बोल दे, मतलब समझना, यहाँ देखना ये प्रोसेस कैसे कैसे लगाते जा रहे हैं। ये हमारे पास चेंज तो आ गया, x की रिस्पेक्ट में y में चेंज आ गया, लेकिन ये x की जो वैल्यू है ये बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमें चाहिए कितनी पर, छोटी पर चेंज चाहिए। जैसे ये टाइम के साथ चेंज है, किसमें, डिस्टेंस में, लेकिन ये टाइम की थोड़ी बड़ी वैल्यू, तो हम टाइम की और छोटी वैल्यू ले सकते हैं। हम कितने पे चाहेंगे, 1 सेकेंड पे ना, मतलब हम जो नीचे वाली क्वांटिटीज है उसकी वैल्यू छोटे से छोटी लेंगे, मतलब डेल x की वैल्यू हम और छोटी से छोटी कंसीडर करेंगे। तो यहां पर हम फिर लिखते हैं इफ द टाइम, इफ द डेल x इज इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। तो इनफाइनाइटेसिमल मतलब आप ऐसे बोल दो, डेल x टेंड्स टू 0, इतना छोटा कि वो x 0 के बराबर उसकी आप वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। देन इस केस में तो हमारे पास अगर ये इसकी वैल्यू छोटी से छोटी हो नीचे वाली क्वांटिटीज की, तो वो भी रेट ऑफ चेंज होगी, लेकिन वो एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज होगी। देन एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, ये भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये एवरेज है, एक बड़ी वैल्यू के साथ है तो एवरेज बोलेंगे, और छोटी वैल्यू के बाद साथ बोलेंगे तो इस, है ना, एग्जैक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट इंडिकेट कर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिमिट इंडिकेट कर देंगे जो, तो क्या हो जाएगा फिर, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, है ना, मतलब ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ जो कितना हो जाएगा, ये डेल y बाय डेल x, मतलब कल हमने देखा जो फंक्शन ही है, ये x चेंज हो रहा है y के साथ, है ना, y चेंज हो रहा है x के साथ। तो x की वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी छोटी है, उसकी लिमिट हमने बता दी, टेंड्स टू 0। फिर यहाँ पर भी लिमिट शो कर देंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, इधर का
टर्म क्या रहेगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। अब देखना मुझे यहाँ पर एक छोटी चीज ध्यान रखना कि अगर जो चेंज स्मॉल हो जाता है, जैसे ये डेल हमने क्यों लगाया, ये डेल मतलब ये डेल्टा का सिंबल है ना, डेल्टा है ये, ठीक है ना, डेल्टा। तो ठीक है, ये हमको फिजिक्स में क्या बताता है, चेंज रिप्रेजेंट करता है। चेंज रिप्रेजेंट करता है मतलब हमको यहाँ पर लिखना है जैसे चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा कुछ लिखना है। तो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, है ना। चेंज को किससे डिनोट करेंगे, तो चेंज को ये डेल लगा के, तो ये ऐसा चेंज लिखने के लिए डेल लगा लिया जाता है ना, डेल। तो ये बड़ा डेल है, डेल्टा का बड़ा साइन, ओके। तो ये चेंज दिखाता है, लेकिन अगर स्मॉल चेंज होगा, ध्यान रखना, ये बिग चेंज दिखाता है, ऐसा मान लो आप समझने के लिए ना, बड़ा चेंज। और अगर छोटा चेंज हो रहा हो मतलब, है ना, ये बड़े चेंज से मतलब कैसा था हमारा, जैसे ये आया था अभी इधर 7 मीटर टू, है ना, ये बड़ा चेंज था, तो ऐसे के लिए हम डेल यूज करेंगे। और जैसे अगर एक चेंज ऐसा आया 1 सेकेंड पर 2 मीटर आया, तो ये बड़ा छोटा चेंज है, तो इसके लिए भी हम छोटे चेंज के लिए किसका यूज करेंगे, स्मॉल डेल्टा का, ठीक है ना। ये स्मॉल डेल्टा है, ये क्या बताता है हमको, स्मॉल चेंज, इनफाइनाइटेसिमल चेंज बोल सकते हो आप बहुत, ठीक है ना, ये स्मॉल चेंज के लिए, ओके। तो ये जो स्मॉल डेल्टा है तो इसे हम ऐसा भी बनाते हैं, है ना, कहीं कहीं आप ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे, ये स्मॉल डेल को आप ऐसा भी लिखा देखोगे, है ना। या फिर जो हम हमारी फैसिलिटी के लिए इसको किससे इंडिकेट कर देते हैं, डी से, ओके, ऐसा, है ना। मतलब एक्चुअल में वो स्मॉल डेल ही है, कई जगह आप स्मॉल डेल लिखा पाओगे, लेकिन डी बता देना हमारे लिए बेटर होता है, तो डी से इंडिकेट कर देना, ठीक है ना। डी जैसा बना देते हैं इंग्लिश का स्मॉल लेटर, ठीक है। क्यों बना देते हैं उसका भी एक रीजन है तो, जैसे अगर मान लो जो मैं आपको बोल रहा हूँ लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसे, मैं बोलता हूँ कि डेल एक्स लिखिए, है ना, क्या लिखने का बोलता मैं आपको, डेल एक्स। तो आप पूछते हैं यहाँ स्मॉल डेल एक्स या कैपिटल डेल एक्स, ऐसा पूछते हैं ना। तो एक स्मॉल डेल एक्स या कैपिटल डेल एक्स, एक क्वेश्चन हमेशा आपके राइट होता, तो फिर हमने एक छोटा मोटा ये डेल और एक को डी बोल दिया। अगर मैं आपको बोलूंगा डी एक्स लिखोगे तो आप सीधे डी एक्स लिखोगे ना, फिर ये आपके मन में क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि डेल या डी ए क्यों कर रहे हैं, ओके ना। मतलब ये छोटी छोटी सी बातें, तो डी से क्यों इंडिकेट कर दिया, ये वो सब एक्चुअल में वो स्मॉल डेल का साइन ही है ना। तो क्या बोला हमने कि अगर चेंज बड़ा हो तो उसको हम बड़े डेल्टा के साइन से दिखाते हैं, चेंज अगर छोटा हो बहुत ही स्मॉल तो उसे हम स्मॉल डेल्टा के साइन से डिनोट करते हैं। और स्मॉल डेल्टा के साइन को बदले हम यहाँ पर, है ना, छोटा चेंज ही होगा। अगर यहाँ डेल एक्स बहुत छोटा रहे, नीचे वाली क्वांटिटी में चेंज बहुत छोटा रहे, जैसे उधर टाइम 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस में भी चेंज छोटा हो जाएगा, है ना। तो डेल एक्स में चेंज छोटा तो डेल वाई में भी चेंज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे डी वाई बाय, क्या लिख देंगे, डी वाई बाय डी एक्स। कई जगह आप ऐसा भी लिखा पाओगे, है ना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये क्या है ये क्या है, ठीक है। फिर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये वाला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स, है ना, ये इधर आ जाएगा f, ओके, अपॉन डेल एक्स, ठीक, ये है ना। और इसको जो dy बाय dx, इसको लिमिट, है ना, डेल एक्स टेंड्स टू 0। कई जगह आप ये x जो चेंज इन है, चेंज, इसको आप h से भी लिखा पाओगे, तो h भी लिख देते हैं हम, मतलब आप कहीं ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि यार यहाँ h, कहीं हमने तो h लिखा हुआ लिखा है, कहीं नहीं, वो एक ही मतलब है, ओके। तो ये जो, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हमारे पास क्या आया है, वेयर d बाय dx, d बाय dx, इसको हम कहते हैं, इसको, ये हमारा जो क्या है, एक ऑपरेटर है, क्या है ये, ऑपरेटर। और ऑपरेटर से मतलब
है ना, ऑपरेटर तो पता ही होगा। जैसे हमको लिखना है तो हमको 2 और 2 को ऐड करना है ना, तो आप उसको क्या लगा दोगे, सिंबल लगा दोगे, तो ये हमारा ऑपरेटर है ना। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे तो ये हमारा ऑपरेटर है, इसके अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही जैसे प्लस माइनस ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है वो सब हमारे ऑपरेटर्स है, तो वैसे ही हमारा डी बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है। ये किस क्वांटिटी के साथ, इसे हम ऑपरेटर है और इसको क्या बोला जाता है ना, ये इसी को बोला जाता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है ना, इसी को जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कहते हैं, या और क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है ना। छोटी छोटी सी बातें मुझे याद रखना है। ऑपरेटर, ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है और ये डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मतलब कैसे पढ़ेंगे हम इसको, ये डी बाई डी एक्स, ये अलग अलग नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं समझना कि डी वाई में डिवाइड किया डी एक्स से, ये पूरा के पूरा एक ऑपरेटर है, ये अलग अलग नहीं है, ओके, ऐसा। तो ये जिसके साथ लग गया, जैसे यहाँ y के साथ लग गया, तो ये क्या बताएगा तो, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ा जाता है ना। ये मतलब क्या है, एक ऑपरेटर है जो हमको क्या बता रहा है, ये ऑपरेटर जिसके साथ लगा है ना, जैसे हमने कहा 2 + 2, ये प्लस लग गया यहाँ पर, है ना, तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर। अगर ये लगा है तो हमें क्या करना होता है, दो क्वांटिटी को एडिशन करना होता है ना। माइनस लगा है तो माइनस एक ऑपरेटर है, उसको हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो इसी तरह जो ये ऑपरेटर है, ये किसी क्वांटिटी के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमको वहां उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ओके। मैंने कहा जो y का डिफरेंशिएशन करो, तो y का डिफरेंशिएशन करो, आप ऐसा करो डी बाई डी एक्स, फिर उसके फॉर्मूले रूल लगाओगे, आया समझ में, ऐसा, ठीक। तो ये हुआ उनके डिफरेंशिएशन का मतलब, है ना, मतलब हमने उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में समझा, हमने फिजिक्स में इसका यूज कहाँ पर, एक एग्जांपल से लिया, बहुत बारीकी से हमने उसको समझने की कोशिश की है जो, ठीक है। भले ही हमारा लेक्चर में टाइम ज्यादा लगा है छोटे से पॉइंट को कवर करने में, लेकिन हमारे लिए जो ऐसा समझना जरूरी था कि, है ना, आगे चल के हम कई बार पढ़ने वाले हैं ये बातें, तो ठीक है, वहां हमको थोड़ी सी फील आना चाहिए कि हाँ भी डिफरेंशिएशन क्या बताता है, हमेशा दिमाग में बैठा लो। जो ये हमने क्या निकाला, चेंज निकाला, फिर रेट ऑफ चेंज निकाला, तो डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, और क्या शो करता है, ठीक है, शोज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, शोज द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बताता है। किसका रेट ऑफ चेंज बताएगा, नीचे वाली क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में ऊपर वाली क्वांटिटी, जैसे यहाँ ऐसा लिखा है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये ऐसा लिखा हमने dy, है ना, du बाय dv, तो ये बताएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ऐसा, ओके ना। चलिए, तो ये तो इसका मतलब हुआ, ध्यान में रखना, इतनी बारीकी से स्लोली चल रहे हैं हम थोड़े से, क्योंकि हमको ये बहुत, है ना, फिजिक्स में सीख कर आना चलना चाहिए, ठीक है ना। मैथ्स के अगर टर्म्स में पढ़ते हैं इसको मैथ्स की तरह से, तो खत्म हो चुका होता है, अभी फील आने के लिए हमने सही। तो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव कहते हैं इसे, है ना, और क्या बताता है, शोज द रेट ऑफ चेंज। और डिफरेंशिएशन क्या है, अगर हम किसी क्वांटिटी के ये निकाल लें, क्या निकाल लें, रेट ऑफ चेंज, या क्या निकाल लें, उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। फाइंडिंग द द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। आया समझ में, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या लिखा हमने यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और हमने यहाँ तक समझ के आया। अब हमको क्या क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रेट ऑफ चेंज बताता है। तो आप क्या भी लिख सकते हो,
तो फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, है ना। और डिफरेंशिएशन भी कैसे मिलके बना है, देखो डिफरेंशिएशन नाम क्यों दिया गया उसका, ठीक है। जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन नाम कैसे पड़ा इसका, यहां हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। और दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है, पहले डिफरेंस निकाला हमने क्वांटिटीज का, है ना, फिर क्या कर दिया, उसको डिवीजन कर दिया, डिफरेंस निकाला, फिर डिवाइड कर दिया, डिवीजन किया, तो ये इससे मिलके बना है डिफरेंस, है ना। ये यहां से क्या ले लिया, डिफरेंस, और इधर से ये डिफरेंशिएशन। ओके ना। चलिए, हालांकि ये लॉजिक है बेटा, सिर्फ ऐसा कोई, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो आप ये नहीं सोचोगे कि पहले हम डिफरेंस निकालेंगे फिर आगे चल के जब हमको क्या करना है, मैथमेटिशियंस ने क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स बना दिए, फॉर्मूले बना दिए। अब हम डिफरेंशिएशन और जब यूज करेंगे उसके फॉर्मूले और रूल्स, तो हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब आगे चल के ये कुछ नहीं करना है कि पहले हम डिवीजन लगाएंगे, फिर उसका पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर इतना बड़ा, ये आप मैथ्स में सीखोगे। तो हमको सिर्फ यहाँ इसका यूज है यहाँ पर। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, साइन एक्स, साइन एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ओके, तो यहाँ पर कॉस एक्स आएगा। तो ये जैसे ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आया, कहां से आया, तो ये फॉर्मूला यहां से निकाला गया इस मेथड से। ये आप 11 मैथ्स में सीखोगे इनको निकालना, है ना। फिर इसमें इसका ये नहीं है कि निकाल कर भी दिखाना, है ना। तो ये ऐसे अब हम आगे यूज करेंगे, तो अगर हम साइन एक्स का आगे यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, कॉस एक्स। हम ये पूरा निकालते नहीं बैठेंगे, ये निकाल के लाया जा चुका है, हमको अवेलेबल करवा दिया गया है, ओके, है ना। तो हम उसके बाद ऐसा नहीं कि हम डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और सॉरी डिफरेंस निकालेंगे, डिवीजन करेंगे, आगे चल के कुछ नहीं करना, सीधे साइंटिस्ट ने और मैथमेटिशियन ने हमको ये डिफरेंशिएशन निकाल कर सारी प्रोसेस करने के बाद फॉर्मूले निकाल कर दे दिए। मतलब जो हमारे फंक्शंस होते हैं, हमने 4 फंक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से फंक्शन, पावर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उन्होंने मतलब एक्स और वाई में जो चेंज है, एक्स वाई में जो रिलेशन है, वो उस तरह का ही हो सकता है जो 4 फंक्शन हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हैं, वीडियो में पढ़े हैं। तो उसी के अलग अलग वैल्यूज रख रख के ये सारे फॉर्मूले निकाल कर हमको दिए हैं। वो फॉर्मूले हम नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे क्या होते हैं, ऐसा। तो ध्यान में आया ना कि डिफरेंशिएशन में क्या क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन को आप और अदर वर्ड में क्या डिफाइन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन को, ठीक है ना। पहला तो हमने लिखा तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल को, है ना, कोएफिशिएंट। दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। ये डिफरेंशिएशन की हमने यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिख दी थी इधर, है ना, इतना समझने के बाद, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। तो ये हुआ तो डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन को हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और मैथमेटिकली, है ना, किससे भी निकाल सकते हैं, ग्राफ से भी फाइंड कर सकते हो। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए जो डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्लियर हुआ ना। डिफरेंशिएशन का यूज क्या है मैथ्स फिजिक्स में, हमको रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए, है ना। रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना हो तो हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज करते हैं, ओके। और डिफरेंशिएशन निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। चलिए नोट कीजिए इतना, ओके। नेक्स्ट जब हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो फिजिकल मीनिंग तो जो हम देख ही चुके, मतलब डिफरेंशिएशन हमको क्या बताता है, सुनो जो कि जैसे हम आगे चल के बहुत बार फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे वो क्वांटिटीज की और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो फिजिकल मीनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, है ना, जैसे हम, है ना, फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे, वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे आगे बढ़ चलेंगे। तो फिजिकल मीनिंग से मतलब हमारा क्या होता है, तो फिजिकल मीनिंग से मतलब हमारा ये होता है कि हमें ये बताना पड़ता है कि वो क्वांटिटी हमें क्या बताती है ना। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज। उस क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं,
तो हम उसको उसका फिजिकल मीनिंग बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएशन से हम क्या समझते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज बताता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, फिजिकल मीनिंग। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन शोज द रेट ऑफ चेंज, इट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम पढ़ते रहेंगे आगे। मतलब ये हेडिंग का मतलब इन बातों का मतलब समझा रहा हूं बच्चों में कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम क्या पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमें ये बताना पड़ता है कि अगर हम उस क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली मेजर कर सकते हैं तो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकली किसी क्वांटिटी को मेजर करने का जो तरीका है किस तरह से किया जाएगा, उसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका कहते हैं, है ना। कि ज्योमेट्रिकली वो कितनी होगी, किसके बराबर होगी ज्योमेट्रिकली मतलब एरिया, लाइन, सरफेस, ये सारी चीजें लगाकर ज्योमेट्री लगाकर उसका जो कैलकुलेशन करना होता है उसे हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं, है ना। चलो, मतलब ये बताया, आप सोच रहे हो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्री से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने को हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर जो हमें डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकल मीनिंग से निकालना है, ज्योमेट्रिकली निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। हम लिख चुका हूं, लेकिन पहले समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। y x के साथ बदल रहा है। हमने कहा x की जब वैल्यू x थी तो y की वैल्यू y थी। अब x बढ़कर हो गया x प्लस डेल x, तो dx, तो y बढ़कर हो गया y dy, है ना। मतलब x के साथ चेंज हो रहा है, x था तो y था, x चेंज हो गया तो y भी चेंज हो गया। अब हम इनमें ग्राफ बनाते हैं, है ना। x और y की वैल्यू में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और y मतलब जो यहाँ पर कोई क्वांटिटीज होगी वो, ठीक है। चलिए इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस है ना। यहाँ पर जो x एक्सिस, हमने यहाँ x की दो वैल्यू ली, x की एक वैल्यू ली x और दूसरी वैल्यू ली जो हमने यहाँ x प्लस डी एक्स। मतलब हमने x में जो चेंज बताया है, कहां से कहां तक बताया है, x की वैल्यू चेंज होती है x प्लस डी एक्स तक। तो x एक्सिस पे x की दो वैल्यू हो गई और y एक्सिस पर y की दो वैल्यू बता दो, ये y और दूसरी वैल्यू कहाँ है उसकी y प्लस डी वाई। मतलब ये हम सिंबल बता दो, मतलब समझना है ऐसे, जैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो, है ना। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मान लो तो इधर क्या है ना, इधर लेंथ है, इधर मास है। तो लेंथ की वैल्यू जैसे 1, 2, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इधर मास बढ़ते जाएगा 1 kg, 2 kg, 3 kg, ऐसा। तो ये वैसी वैल्यू है, x की कोई एक वैल्यू ले ली 20 की और 20 की कोई, तो x बढ़ेगा इधर y बढ़ेगा ना। तो हमने उसको नंबर ना ऐसा ना देते हुए y प्लस डी वाई, डी वाई मतलब थोड़ा सा ज्यादा है y, ओके। x डी वाई डी एक्स मतलब x थोड़ा सा और बढ़ेगा, ऐड हो गया ना, प्लस आ गया ना उसमें, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा इसको सीधा बना देता हूँ मैं, है ना। ये x आ गया हमारे पास, x प्लस डी एक्स, ओके। अब देखो, इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, हमको आता है ना। कोऑर्डिनेट हम देखते हैं, जब x जो है, x की वैल्यू x है तो यहाँ y की वैल्यू y, आगे पहला कोऑर्डिनेट, फिर x dx तक आया तो y कितने पर आया, है ना। वही ग्राफ बनाने का तरीका, मतलब y कितने पर आ गया, ये y आ गया बेटा आप तक, ये पर, है ना। ग्राफ बनाते कि नहीं, है ना, इतना तो आते ही होगा, इसमें ज्यादा डिटेल में जाना, ठीक है। अब हमको दो पॉइंट मिल रहे हैं, ये एक पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये जो लाइन हमको मिली बेटो, इस लाइन को हम कहते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। उसकी शेप कैसी भी हो, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऐसी हो, इस तरह से हो, ऐसी हो, कोई फर्क नहीं बेटो, ऐसी हो, है ना, ऐसी हो, ऐसी हो, कर्व ही बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो कौन सा कर्व, मतलब ये नाम देने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कर्व कौन सा, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने, एक्स वाई, तो अब इसको बोलेंगे एक्स वाई कर्व, ठीक है ना। मतलब जैसे ऐसे समझो, हमने यहाँ पर ग्राफ खींचा किसके बीच में, टाइम और इधर वेलोसिटी के बीच,
तो हमको एक ये लाइन मिली, मतलब टाइम की कोई वैल्यू ले ली, उसके साथ वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, ऐसे ऐसे इनको मिलाते गए पॉइंट्स को एक लाइन मिल गई। ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्व। ये लाइन हमारी कर्व कहलाएगी। कौन सा कर्व कहलाएगी, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, तो एक्स वाई वहां क्या क्वांटिटीज के नाम होंगे। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर ये जो एक्स वाई कर्व है वो एक्स एक्सिस पर झुका हुआ है, लीन है, झुका हुआ है, लीन है, स्लोप है उसमें। तो कितना स्लोप है, हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालते हैं मतलब। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन हमको मिली है ना, ये किस पर झुकी हुई है, स्लोप का मतलब जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, इस पे झुकी हुई है, तो इसको कहेंगे हम इस पे स्लोप है। कितना स्लोप है, कितनी झुकी हुई है, तो स्लोप को हम एंगल से बताते हैं। ये यहाँ जो एंगल होगा वही उसका स्लोप होगा, ऐसे। तो हमने बोला कि अगर ये 30 डिग्री है मान लो, तो हम बोलेंगे 30 डिग्री का स्लोप है, 60 है तो 60 डिग्री का स्लोप है। ओके, तो हमारी जो एक्स वाई कर्व है वो एक्स एक्सिस पर झुकी हुई है, वो थोड़ी सी ऊपर जरूर दिख रही है आपको भी, जो फिगर से देखोगे आप ऊपर है, लेकिन है तो स्लोप ना उसमें, झुकी हुई है ना वो। ठीक है, पैरेलल तो नहीं है उस पे, जैसे ऐसी होती तो हम बोलते कि उस पर कोई झुकी हुई नहीं है, पैरेलल है वो, लेकिन ऐसी झुकी हुई है। तो अब ये जो स्लोप है हमको निकालना है, जो स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एंगल निकालना है, ये वाला। ठीक है, इस एंगल को निकालना है, स्लोप निकालना है। जैसे मैंने कहा ये जो आपके पास ये है, तो आपको इसका स्लोप निकालना है, तो आप ये एंगल निकालोगे। तो अब एंगल कहां से निकालेंगे, तो देखो हमारे पास कंस्ट्रक्शन से भी तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। क्या बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया ए बी सी। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में अभी आप स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालना मतलब ये ऐसा, ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एंगल की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, साइन कॉस टेन ये लगाओगे ना। आप साइन कॉस टेन लगाओगे, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी साइड गिवन है, उसके बेस पर आप साइन कॉस टेन लगाओगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हाइपोटेनस है तो आप साइन लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉस लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन है ना ये है तो बेस है तो आप टेन लगाओगे। तो हमारे पास ये देखो जो ट्राइंगल बना है ये वाला, इसमें हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। यहाँ तक वैल्यू कितनी है, y प्लस डी वाई। यहाँ तक वैल्यू कितनी है, y है, मतलब ये यहाँ तक वैल्यू y, यहाँ तक पूरी ये ऐसे, और ये यहाँ तक ऐसे y है। तो ये निकाल सकते हैं हम इसको, ये क्या होगी, dy होगी ना, ये इसमें से माइनस कर देंगे, dy हो गई। फिर इसी तरह से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारे पास x प्लस डी एक्स है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो हमें ये चाहिए। इस ट्राइंगल का बेस भी हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया, dx। ओके ना, चलो चलिए आगे हमारे पास। तो हम क्या करना चाह रहे थे, यहाँ स्लोप निकालना चाह रहे थे। स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर है ना, ये बेस है हमारे पास और परपेंडिकुलर है और बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन बताता है, tan थीटा। तो यहाँ पर नाउ हम स्लोप निकालना चाह रहे थे, स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व ऑन एक्स एक्सिस। एक्स वाई कर्व का हम स्लोप निकाल रहे हैं एक्स किस पर, है ना, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये अगर पूरा लिखना चाहते हो ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, स्लोप ऑफ, अब इस स्लोप को पूछो किसका स्लोप है, ये वाली साइड का है ना। तो राइट एंगल की ट्राइंगल की ये साइड को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं, हाइपोटेनस भी बोलते हैं और टेंजेंट भी कहते हैं। तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, किस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस किसके बराबर आएगा, अभी हमने लिखा tan थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे tan थीटा है ना पर। ठीक है, तो ये स्लोप
ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस कितना आ गया अपने tan थीटा परपेंडिकुलर dy और बेस dx। ओहो dy बाई dx आ गया, और ये dy बाई dx ही तो हमारा क्या था, जो डिफरेंशिएशन था ना। अगर हम y में चेंज हुआ है, y में चेंज हुआ है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, तो y चेंज हुआ है x की रिस्पेक्ट में, तो मैं बोलता हूँ कि y में x की रिस्पेक्ट में चेंज निकालो तो आप क्या ही करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं y का, तो हमारे पास वही तो आया, ये dy बाई dx, ये y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन x एक्सिस। ओके, तो यही तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मतलब डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिखा हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब जो हमको कर्व मिला है उस कर्व का स्लोप या उस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उसका स्लोप हमको क्या बता देगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। समझ में आया मुझे यहाँ पे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके से कैसे, जैसे हमको यहाँ पर समझ लो, तो यहाँ y का डिफरेंशिएशन करना है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम यहाँ सीधे सीधे मैथमेटिकल मेथड यूज करेंगे, dy बाई dx करेंगे, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूल लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, है ना, ऐसा फिर हमको वही मिल जाएगा। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ y और x में ग्राफ प्लॉट करेंगे, y और x में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, और उस ग्राफ का क्या निकाल लोगे, स्लोप निकाल लोगे। ये y और x में जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप फाइंड कर लोगे, तो वो स्लोप आपको किसके बराबर मिल जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ये दो तरीके हुए हमारे पास, मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वहां डिफरेंशिएशन के रूल लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ग्राफिकली निकालना है तो हम y और x में, मतलब y का डिफरेंशिएशन निकालना है किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, तो y और x में ग्राफ प्लॉट करोगे, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो लाइन मिलेगी उस लाइन का स्लोप निकाल लोगे, तो वो स्लोप भी हमको यहाँ पर क्या बता देगा, डिफरेंशिएशन उसका बता देगा। तो dy बाई dx हम ये स्लोप से भी निकाल सकते हैं। स्लोप के लिए फिर हमारे ज्योमेट्री लगेगी, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वो सब है ना, आया समझ में। मतलब ध्यान रखिए, जो क्वांटिटी डिफरेंशिएशन से मिल सकती है उस क्वांटिटी को हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के डिफरेंशिएशन से मिल रही है, तो वही क्वांटिटी हमको उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने से स्लोप पर भी मिल जाएगी। एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे बच्चा आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा है ना 9th में। इसमें नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देखेंगे जो इसमें। तो अभी समझ के चलना, एग्जांपल देने के लिए सिर्फ अंडरस्टूड करना। एक्सेलरेशन होता है किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है तो 1 सेकेंड में, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हमको किससे मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या निकाल दो, रेट ऑफ चेंज, या वेलोसिटी का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी का आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, है ना। ये मैथमेटिकल मेथड है। ओके, अब आपको यहाँ पर जो क्या समझ में आया, एक्सेलरेशन निकालना था तो आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया, आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको ये मैथमेटिकल मेथड यूज नहीं करना है, ग्राफ से निकालना है, ग्राफिकली। तो आप क्या करोगे, आप टाइम की वैल्यूज और वेलोसिटीज की वैल्यू में ग्राफ प्लॉट कर लोगे। वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू में ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम की वैल्यू में ग्राफ प्लॉट कर लोगे, और उस ग्राफ का जो क्या मिलेगा हमको, स्लोप मिलेगा। कोई भी कैसा भी ग्राफ मिल सकता है, तो ये हम आगे सब पढ़ने वाले हैं, बस अभी यहाँ एग्जांपल के लिए। तो ये एक लाइन मिल गई हमको, है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी टाइम कर्व। इस टाइम कर्व का स्लोप निकाल लो, यहाँ पे ये स्लोप निकाल लो ऐसे। ये
टेंजेंट वेंजेंट ये लगाकर, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस करके उसका स्लोप निकाल लो। ओके, तो स्लोप कितने आएगा यहाँ, dv बाय dt। ओके, और यही हमको क्या बता देगा, एक्सीलरेशन। आया समझ में? तो स्लोप जो क्वांटिटी ध्यान में रखना मुझे, जो क्वांटिटी हमें डिफरेंशिएशन से मिल रही है वही क्वांटिटी हमें ग्राफिकली किससे मिलेगी, स्लोप से। ठीक है ना, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से मिल रहा था टाइम के साथ में, तो हम यहाँ वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाकर स्लोप निकालोगे तो भी हमको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये उसका फिजिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, क्या निकाला हमने यहाँ पर, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y मतलब एक क्वांटिटी होगी, x मतलब कोई दूसरी क्वांटिटी होगी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स वाई कर्व, है ना, एक्स वाई कर्व का स्लोप है ना, ऐसे लिखिए एक्स वाई कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ये ठीक है ना। हमारा सॉल्यूशन को क्या करना है, ग्राफ बना देना है, स्लोप निकाल देना है। ये हम सारे रूल्स भी जो आगे अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ सब सीख ले रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसका, है ना, फिजिकल मीनिंग। तो डिफरेंशिएशन में इतना याद रखो, अब इतनी जो हमने प्रोसेस समझी है, डिफरेंशिएशन का क्यों इन्वेंशन हुई, सॉरी उसकी जो क्यों डेवलप हुई ये मेथड, है ना, ये स्मॉल चेंज निकालने के लिए। और स्मॉल चेंज हमारे लिए क्यों फायदेमंद है वो हमने एक एग्जांपल से समझे अभी। तो स्मॉल चेंज निकालना हो तो वहां पर हम हमारे पास बड़े चेंज दिए हो तो डिफरेंशिएशन से छोटे चेंज हम निकाल सकते हैं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है। रेट ऑफ चेंज निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और या रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम, है ना, सिंबल यूज करते हैं उसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। कैसे पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे आप, ध्यान रखना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ने का तरीका भी देखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके ना, ऐसा पढ़ा जाएगा, है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है डिफरेंशियल ये ऐसा। तो इसको क्या पढ़ोगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़ने का तरीका, है ना। तो ये चलिए, ये हो गया उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और ये बात भी जो हमने यहाँ पर लिख भी दी है ना, हमने ये बात यहाँ लिख भी दी। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ एक्स वाई कर्व या स्लोप ऑफ, है ना, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स वाई कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होगा फिर उसके बराबर, है ना, ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, और फिर ये हमने उसका प्रूफ किया है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखा है पहले, फिर ये उसका प्रूफ भी कर दिया हमने। ठीक, चलिए, तो ये था हमारे पास डिफरेंशिएशन। ओके, नोट कर लीजिए।